हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो क्लास 12 स्टूडेंटों के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम शुरू करने हैं आपके केमिस्ट्री के संपूर्ण किताब के जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं उन सभी को आज के इस वीडियो में हम करने का प्रयास करेंगे। और उसी लिए हमने यहाँ पे लिख दिया है कि संपूर्ण किताब से क्लास 12 केमिस्ट्री VBI न्यूमेरिकल, मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है उसको हम देखने वाले हैं, जो बोर्ड एग्जाम 2024 में पूछने के चांसेस हैं। तो हम बेसिक मतलब शॉर्ट से लॉन्ग टाइप, ठीक है, छोटे छोटे न्यूमेरिकल से भी हम बड़े न्यूमेरिकल तक सब हम देखने वाले हैं। निश्चिंत रहना है आपको। देखिए ये क्वेश्चन है 2015 में, 16 में और 22 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो हम एक एक चीज को चलेंगे, इंपॉर्टेंट हमने यहाँ पे लिख दिया है। हम खासकर मैं पहले उन स्टूडेंटों से कहना चाहूँगा जिनको अंदर ही अंदर डर लगता है कि सर मुझे न्यूमेरिकल कभी भी नहीं आता, मुझे तो आता ही नहीं है, मैं उनसे खासकर कहना चाहूँगा आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। आपको हम बेसिक से सिखाएंगे, बेसिक से सिखा रहे हैं इस वीडियो में। आज से ही तो केमिस्ट्री का हम न्यूमेरिकल का वन शॉट का सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, तो वन शॉट में बिल्कुल आप बने रहिएगा, ठीक है। एक एक चीज को हम बेसिक टू हाई लेकर चलेंगे। तो समझते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है कि क्या है, 12 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम जल में घोलने पर विलयन का क्वथनांक 100.34 डिग्री सेल्सियस पाया गया। तो ग्लूकोज के मोलर उन्नयन स्थिरांक की गणना कीजिए, जहां C का मान है 12। C मतलब C का मान यहाँ पे क्या 12 क्या है, 12 है परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार कह सकते हैं। ऑक्सीजन का 16 होता है, हाइड्रोजन के 1 होता है, बात हमें पता ही है। यहाँ पे 2015, 16, 22 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो न्यूमेरिकल लगाते समय मैं आपको विशेषकर दो ही चीजों का ध्यान देने को कहता हूं। सबसे पहला आपका न्यूमेरिकल में यही कर्तव्य है कि आपको पता होना चाहिए कि इस क्वेश्चन में हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा टारगेट क्या है। जैसे यहाँ पे हमारा टारगेट पता चल गया कि ग्लूकोज के मोलर उन्नयन स्थिरांक की गणना करना है, ग्लूकोज के मोलर उन्नयन स्थिरांक की हमें गणना करना है, यह हमारा लक्ष्य पता चल गया। हम दूसरा ये देखेंगे, जब हमारा टारगेट पता चल जाए तो दूसरा हम ये देखेंगे कि इस क्वेश्चन में किस किस का वैल्यू दिया गया है, किसका किसका मान दिया गया है, उसको हम लिखते हैं। जैसे यहाँ पे ग्लूकोज का, यहाँ पे 12 ग्राम क्या है, ग्लूकोज का भार दिया है, ठीक है। 100 ग्राम जल मतलब जल का भार दिया है। तो ये सब हमें वैल्यू पता करना है। अब वैल्यू को दिया है कर लिखा जाता है नीचे, तो वही हम काम करेंगे। बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको पता होगा, पता है अच्छी बात है, नहीं पता है तो जान लें। सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है, ठीक है जी, दिया है हमने लिख दिया। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि जो ग्लूकोज है ना वो जल में घोलने पर, मतलब ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज वो जल में घुल रहा है, तो जो घुलता है वो विलेय होता है और जो अपने अंदर घुलाता है वो विलायक होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ग्लूकोज क्या है, विलेय है, तो विलेय है ग्लूकोज। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, C6H12O6, यही ना होता है। तो ग्लूकोज का या विलेय का भार कितना दिया है, इसको स्मॉल w से हम दर्शाते हैं, वो है 12 ग्राम, ठीक है जी। पहला हमने काम कर दिया। देखिए जब हम विलेय का भार निकाल रहे हैं ना, तो इसका अणु भार भी निकाल लेते हैं। तो अणु भार मैं यहाँ पे लिखता हूं कि C6H12O6 का अणु भार। अब हमें अणु भार को किससे हम दर्शाते हैं, अणु भार को स्मॉल m से हम दर्शाते हैं। याद रखेंगे अणु भार तो हमें ऐसे ही याद है कि ग्लूकोज का अणु भार 180 होता है, ठीक है, आप भी याद कर लीजिएगा। बट अणु भार 180 ग्राम प्रति मोल होता है, ये बात हमें पता है। बट आप कहेंगे कि सर कैसे हम अणु भार निकालें। बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको निकालने आता ही नहीं है, उनके लिए मैं बेसिक से कहा हूं कि बेसिक से हम चलेंगे। खासकर जो कमजोर हैं, जिनको न्यूमेरिकल नहीं आता, उनको भी हम सिखाएंगे। हम सभी के लिए न पढ़ा रहे हैं, तो उनको ध्यान से समझना है कैसे हम निकाल रहे हैं। देखिए अणु भार निकालने का सिंपल वे में ट्रिक होता है। ट्रिक क्या है, यही मेथड ही है। देखिए कार्बन की संख्या कितनी है, 6 है, तो हम लिखे यहाँ पे 6 लिखेंगे। और उसके बाद कार्बन का परमाणु भार कितना होता है, 12 होता है, तो 12 लिख देंगे। अब बीच में गुणा करा देंगे, ठीक है। तो कार्बन का काम हमारा हो गया। पहले हम 6, जो कार्बन की संख्या 6 है तो 6 लिखेंगे, फिर भी कार्बन का परमाणु भार 12 होता है, तो 12 में 6 का गुणा करा देंगे, फिर से बीच में देंगे प्लस,
ठीक है। उसके बाद हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 12 है, तो 12 लिखेंगे। फिर से गुणा हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है, परमाणु भार 1 होता है, तो 1 हमने लिख दिया। फिर से हम देंगे प्लस, फिर से ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितनी है, 6 है, तो 6 लिखेंगे। गुणे ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है, 16 होता है, 16 हमने लिख दिया। अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमें क्या मिलेगा, 12 छक 72, 12 एकम में 12, ठीक है, और 16 छक्के 96, यही ना होगा। अगर हम इनको ऐड करें तो 6 2 8, 8 2 10, 10 के 0, उसके बाद 9 1 10 और 10 7 17 और 17 1 हासिल 18, 180। बात समझ रहे हैं, 180 आ गया कि नहीं आ गया, तो यही आ गया है। अब बहुत से स्टूडेंट होंगे जिनको ये नहीं पता कि उनका परमाणु भार क्या होता है। जैसे हम कह रहे हैं ऑक्सीजन का 16 होता है, नहीं पता है। अरे भैया परमाणु भार तो आपको याद करना चाहिए, कभी कभी क्वेश्चन में दे देता है। जैसे इस क्वेश्चन में दे ही दिया है कि कार्बन का कितना होता है, 12 होता है, ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है। तो आप आशा करते हैं कि जिन स्टूडेंट को नहीं आता है वो अब समझ गए होंगे कैसे हम अणु भार निकालते हैं, या अभी भी ना समझ में आए तो वो केवल इतना ही करेंगे, यूट्यूब पर लिखेंगे अणु भार निकालना सीखें ब्रदर सर, इतना लिख कर सर्च कीजिएगा, वीडियो आपको मिल जाएगा। ये हमने देख लिया। उसके बाद अब देखिए यहाँ पे कह रहे हैं 100 ग्राम जल में घोलने पर, तो यहाँ पे जल का भार दिया है, तो वो बात हम लिखेंगे कि जल मतलब H2O, तो जल यहाँ पे जल क्या है, विलायक है, ठीक है, विलायक है। विलायक मतलब कोष्ठ में इसको हम जल लिख दे रहे हैं। विलायक मतलब क्या होता है, जैसे यही ना ग्लूकोज है वही तो जल में घुलेगा ना, तो जो घुलता है, जिसमें घुलता है वो विलायक होता है। तो विलायक का भार कितना दिया है, इसको हम कैपिटल W से दर्शाते हैं, और वो कितना दिया है 100 ग्राम, तो हम लिख देते हैं 100 ग्राम, ये हमने लिख दिया। उसके बाद घोलने पर विलयन का क्वथनांक कितना होता है 100.34 डिग्री सेल्सियस। अब ध्यान से समझेंगे, यहाँ पे आप समझेंगे विलयन का क्वथनांक कितना दिया है 100.34 डिग्री सेल्सियस पाया गया। मतलब पाया गया का मतलब क्या है, यही क्वेश्चन समझना है। यहाँ पर विलयन का क्वथनांक 100 डिग्री मतलब 100.34 डिग्री सेल्सियस पाया गया, इसका मतलब पहले कुछ अलग था ना, तभी तो इतना पाया गया है। जब ग्लूकोज को जल में घोला गया है तो जो विलयन का क्वथनांक है इतना डिग्री सेल्सियस पाया गया, इसका मतलब पहले कुछ अलग होगा। तो पहले वाला हमें नहीं पता है, इसलिए हम मानते हैं, हमें कभी भी अगर ऐसा कहता है तो याद रखेंगे, तो उस समय पर विलयन का जो क्वथनांक होगा, विलयन का क्वथनांक, ठीक है, जिसे हम डेल टीबी से दर्शाते हैं। तो विलयन का क्वथनांक उस समय में हम क्या करते हैं, उस समय पर विलयन का क्वथनांक हम मानते हैं कि पहले कितना था, पहले मतलब इस समय पर कितना है, इतना पाया गया है 100 मतलब 100.34 ये पाया गया है, ठीक है, सॉरी, इतना पाया गया है। अब पहले हम मानते हैं, ऐसा अगर कभी भी देना तो हम मानते हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस पहले था। तो अगर 100 में से अगर इतने में से अगर 100 डिग्री सेल्सियस को घटाते हैं तो यहाँ पे डेल टीबी का जो मान आएगा ना वो 0.34 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा, ये आ जाएगा। बात समझ रहे हैं, ये हमने लिख दिया। तो सबसे पहली बात, इतनी बात आप समझ गए होंगे। अब समझिएगा थोड़ा सा, देखिए इतना डिग्री सेल्सियस हमने टीबी का भी मान निकाल लिया। अब हमें सिंपल में ग्लूकोज का मोलर उन्नयन स्थिरांक की गणना करना है। तो हमें पता है, ठीक है, यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। हमें पता है कि जो अणु भार इक्वल टू, एक फॉर्मूला हम पढ़े हुए हैं, अणु भार, ठीक है, अणु भार इक्वल टू m इक्वल टू हम फॉर्मूला जानते हैं 100 इंटू KB इंटू स्मॉल w बाई डेल TB इंटू कैपिटल W, ठीक है, इतनी हम फॉर्मूला, ये बात हम जानते हैं। अब आप समझिएगा थोड़ा सा, हमें किसका मान हमें ज्ञात करना है, मोलल उन्नयन स्थिरांक का मान हमें ज्ञात करना है। अब मोलल उन्नयन स्थिरांक क्या है, यहाँ पे जो KB दिखाई दे रहा है ना, यही है मोलल उन्नयन स्थिरांक।
इसके मान हमें ज्ञात करना है। तो हम सिंपल में, ये इधर भाग में है, इधर आएंगे तो गुणा कराएगा, ठीक है, और ये दोनों इधर गुणा में है तो ये भी आएंगे तो भाग कराएंगे। मतलब अगर के बी का हम मान निकालें तो समझिएगा, ये इधर दोनों भाग में है, इधर आएगा तो एम में गुणा कराएगा, तो हम लिखते हैं एम इंटू डेल टी बी इंटू कैपिटल डब्लू। आप समझिएगा, ये इधर गुणा में है, ये भी इधर गुणा में है, ये दोनों आएंगे तो इनके नीचे भाग कराएंगे तो 1000 इंटू ये डब्लू स्मॉल डब्लू आ जाएगा इधर। बात समझ रहे हैं? इसी का तो मोलल उन्नयन स्थिरांक ही गणना करना है, के बी का मान। अब हम मान पुटअप करते हैं। एम का मान, एम का मान कितना दिया है 180। डेल टीबी, टीबी का मान कितना दिया है 0.34। कैपिटल डब्लू का मान दिया है 100, 100 हमने लिख दिया। उसके बाद 1000 है, 1000 हमने लिख दिया। स्मॉल डब्लू का मान दिया है 12, 12 दिया है, 12 हमने लिख दिया। आप समझिएगा, इसको हल आप नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर लेंगे। देखिए यहाँ पे 1 0 2 0 3 0 से इधर ऊपर वाले 1 2 0 2 0 और 3 0, 3 0 से 3 0 कैंसिल हो गए। अब ऊपर क्या बचा? ऊपर बचा के बी इक्वल टू 18। ये तो एक का कोई मतलब नहीं है, एक का गुणा करेगा तो मतलब 180 गुणे 0.34 बच गया। अब 12 एकम में 12 तो ये नीचे 12 बच गया। अब आप सोचिएगा, अब समझिएगा, सॉरी ये 1 0 कट गया ना, तो ये 18 ही ना हुआ, ठीक है 18 हुआ। अब आप सिंपल में 18 का आप क्या कर सकते हैं, अब 18 का 134 में आप गुणा करा लीजिएगा। अगर आप गुणा कराते हैं, मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता दे रहा हूं, ठीक है, आप अगर गुणा कराते हैं, ठीक है, तो आपको कितना आ जाएगा? आपको आ जाएगा 0.51 डिग्री सेल्सियस, सॉरी डिग्री सेल्सियस कैसे, के बी का मान है मोलल उन्नयन स्थिरांक का मान, ठीक है, इतना आ जाएगा। अब देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको बता दे रहा हूं, के बी का जो मान है ना, आप क्या करेंगे ये मैं आपको बता दे रहा हूं, ये कैसे आंसर आएगा। सबसे पहले इन दोनों का आप गुणा कराइएगा, 18 में 34 का गुणा कराइएगा, जितना आएगा उसमें 12 का भाग दे दीजिएगा, आपका मान आ जाएगा। सिंपल सा है, नहीं तो ज्यादा हार्ड लग रहा है तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं 3 चौको 12 और 3 छक 18, फिर से 2 दूना 4 और 2 तिहाई 6, तो इधर कितना अब आ गया 3 गुणे 0 क्या हो गया 34 और नीचे आ गया 2। अगर हम इसका करें तो अगर इन दोनों का हम गुणा करें तो 3 चौको 12, 2 1 और 3 3 9 1 10, मतलब 0.2। यही ना हो जाएगा। आप गुणा करा कर देख लीजिएगा। अगर आप गुणा कराते हैं इसमें तो 3 चौको 12 का 2, हाथ में लगा 1 और 3 3 9 1 10, तो ये इधर आ जाएगा, ठीक है। अब बताइए, अगर 2 का इसमें अगर भाग देते हैं तो समझिएगा, सिंपल में अगर समझें तो ये 1 है, तो 1 का आधा कितना हो जाएगा 0.1 का आधा हो जाएगा 5 और 2 का आधा हो जाएगा 1, तो यही ना हो जाएगा 0.1। सिंपल सा है, समझ रहे हैं ना। तो या तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट ही आंसर लिख दिया है या ऐसे, बस यही है कि देखिए गुणा भाग तो आना ही चाहिए आपको। मैं चाहता हूं ना कि आपका समय बचे, फिर भी मैंने ये आपको बताया केवल उन विद्यार्थियों के लिए जो जिनको नहीं समझ में आता, जिनको हम बेसिक से लेकर चलना चाहते हैं, पर उनसे भी मैं खास कर कहना चाहूंगा, देखिए मेरा कर्तव्य केवल यहां तक सॉल्व करना, यहां के बाद तो आपको ही सॉल्व करना है और इसी का तो प्रैक्टिस करना है ना। इसके बाद यहां तक हमने मान पुटअप कर दिया, इसके बाद अगर आप सॉल्व नहीं कर पाए तो क्या कर पाएंगे? कुछ भी नहीं कर पाएंगे, न्यूमेरिकल तो आने ही वाला नहीं है, इतना तो सॉल्व करना ही होगा। और जिन विद्यार्थियों को ये सॉल्व करने नहीं आ रहा है उनके पास एक ही रास्ता है, प्रैक्टिस। देखिए प्रैक्टिस से सब कुछ परिवर्तित हो सकता है, सब बदला जा सकता है, तो प्रैक्टिस कीजिएगा। अभी से ये नहीं होना है, ठीक है, निराश नहीं होना है कि मुझे आ ही नहीं रहा है। प्रैक्टिस आप कीजिए ना, प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना आएगा आपको। ऐसा नहीं है कि नहीं आने वाला, क्या है जो आप नहीं कर सकते हैं, सब आप कर सकते हैं, बस प्रैक्टिस है। और भी हम क्वेश्चन को देखेंगे, निश्चिंत रहना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
तो चलिए दोस्तों, अब हम देख लेते हैं अपने दूसरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। तो दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट जो ये क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। ठीक है, मैं आपको बता दूं ये किस वर्ष में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पे तो नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, नीचे आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कितनी बार पूछा गया है। बट ये है ना कि इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। अभी जो हमने क्वेश्चन देखा उसी टाइप का क्वेश्चन ये भी है, थोड़ा सा डिफरेंट है, कुछ अलग पूछा गया है, बट हम समझने का प्रयास करेंगे तो हमें समझ में भी आएगा। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि 0.707 ग्राम कार्बनिक यौगिकों में 10 ग्राम एसीटोन में घोलने पर क्वथनांक वृद्धि 56.88 डिग्री सेल्सियस तक पाई गई। मतलब पहले कुछ अलग था, इतना पाया गया है। फिर से कार्बनिक यौगिकों का अणु भार ज्ञात कीजिए। देखिए हमारा लक्ष्य पहले पता चल गया कि कार्बनिक यौगिकों का अणु भार ज्ञात करना है। उसके बाद कह रहा है कि एसीटोन का क्वथनांक 56.38 डिग्री सेल्सियस तथा आणविक उन्नयन स्थिरांक 16.7 केजी मोल इनवर्स है। तो मतलब यहाँ पे ध्यान से आप समझेंगे। देखिए ये क्वेश्चन है, सबसे पहली बात हमने यही कहा कि लक्ष्य आपका पता होना चाहिए। लक्ष्य हमें पता चल गया, अणु भार ज्ञात करना है। दूसरा, यहाँ पे एक और बात हमें ध्यान देना है, कह रहा है कि एसीटोन में घोलने पर क्वथनांक वृद्धि इतना तक पाया गया, मतलब इतना डिग्री सेल्सियस तक पाया गया। इसका मतलब पहले कुछ अलग था, और वही पहले वाला यहाँ पे दिया है कि एसीटोन का क्वथनांक इतना तथा आणविक उन्नयन स्थिरांक इतना है। मतलब पहले इतना था और उसके बाद जब ये घोला गया है कार्बनिक यौगिकों को एसीटोन में, तो क्वथनांक वृद्धि इतना हुआ है। नहीं समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, हम समझेंगे, धीरे धीरे समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो हम स्टार्ट किए हैं ना। हल, सबसे पहले एक एक चीज को लिखते हैं। यहाँ पे कहा गया इतना ग्राम कार्बनिक यौगिक को 10 ग्राम एसीटोन में घोलने पर, मतलब कार्बनिक यौगिकों को एसीटोन में घोला जा रहा है। कार्बनिक यौगिक क्या हो गया, विलेय हो गया। तो विलेय का यहाँ पे भार दिया है, भार क्योंकि ग्राम लिखा है ना, भार दिया है ये, तो इसको स्मॉल w से दर्शाते हैं। तो स्मॉल w इक्वल टू 0.707 ग्राम, ये हमने लिख दिया। उसके बाद कहा जा रहा है, अब ध्यान से समझेंगे, और उसके बाद कहा जा रहा है कि कार्बनिक यौगिकों का अणु भार ज्ञात कीजिए। देखिए ये जो कार्बनिक यौगिक है ना, जिसका भार इतना दिया है, तो इसी का अणु भार हमें ज्ञात करना है। मतलब कार्बनिक यौगिक का अणु भार, कार्बनिक यौगिकों का जो अणु भार m होता है, इसी का मान हमें ज्ञात करना है। समझ रहे हैं ना। उसके बाद देखिए ये कार्बनिक यौगिकों को 10 ग्राम एसीटोन में घोलने पर, तो ये एसीटोन क्या है, विलायक है। तो विलायक का भार, विलायक का भार को हम कैपिटल M से W से दर्शाते हैं। वो कितना है, 10 ग्राम है। 10 ग्राम हमने लिख दिया। उसके बाद ध्यान समझेंगे, कह रहे घोलने पर क्वथनांक वृद्धि इतना डिग्री सेल्सियस पाया गया, जबकि पहले कितना था, एसीटोन का क्वथनांक इतना था। तो हम लिख देंगे कि जो क्वथनांक है डेल टीबी, तो इसका पहले कितना था, देखिए अभी कितना है, इतना है। तो इतने में से पहले वाले को हम घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा। ठीक है, और इसको हम घटा देंगे। देखिए पहले इतना था और इस समय जब इसको घोला गया है तो इतने की वृद्धि हुआ है। तो अंतिम में से पहले वाले को घटा देंगे, हमें क्वथनांक पता चल जाएगा। ठीक है, तो अगर हम देखें तो देखिए यहाँ पे 56.88 है और यहाँ पे 56.38 है। तो अगर हम घटाते हैं ना, तो याद रखेंगे कि 56 में से 56 तो गया तो 0 आ जाएगा दशमलव, और 88 में से यदि 38 अगर घटता है तो ये आ जाएगा 15, तो डिग्री सेल्सियस। मतलब टीबी का जो मान आया ये इतना आ जाएगा। बात समझ रहे होंगे आप। ठीक है जी, इतना। अब हमें एक बात समझना है, यहाँ पे कह रहा है कि आणविक उन्नयन स्थिरांक इतना है, तो यहाँ पे एक और मान दिया है, आणविक उन्नयन स्थिरांक।
आणविक उन्नयन स्थिरांक को हम Kb से दर्शाते हैं या मोलल उन्नयन स्थिरांक भी हम कहते हैं। ठीक है, इससे कंफ्यूज नहीं होना है। अभी हमने Kb को मोलल उन्नयन स्थिरांक भी कहा था। तो आणविक उन्नयन स्थिरांक है या मोलल उन्नयन स्थिरांक, Kb का ही जो मान है वो कितना है, Kg मोल इनवर्स, ये आपका हो गया। ठीक है, अब आप ध्यान से समझेंगे, ये हमारे पास ये सब मान दिया है। हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है m का मान। तो हमें फॉर्मूला पता है m का ही, अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि जो m इक्वल टू क्या होता है 1000 बाई Kb इंटू स्मॉल w डेल TB इंटू कैपिटल W। यही तो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा ना अणु भार का। और इसी फॉर्मूले, इसी को हमें ज्ञात भी करना है। सिंपल वे में सभी का मान पुटअप करेंगे, हल करेंगे, निकल जाएगा। तो चलिए हम हल भी करते हैं। m इक्वल टू ये 1000 हमने लिख दिया। Kb का मान कितना दिया है 16.7। स्मॉल w का मान दिया है 0.707, ये हमने लिख दिया। डेल TB का मान, अब डेल TB का मान कहाँ पे है, डेल TB का मान दिया है 0.50, ये हमने लिख दिया। उसके बाद कैपिटल W का मान दिया है 10 ग्राम, तो ये हमने 10 लिख दिया। बात समझ गए। अब मैं आपसे कहूं कि अब देखिए यही तो, इतना ही तो मेन था, इसके बाद तो गणना आपको ही करना है। इसमें क्या आपको समझाना है, एक एक चीज आप अब इसको हल नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल हल कर सकते हैं आप, फिर भी मैं हल कराऊंगा आपको, एक एक चीज ध्यान से समझेंगे। बट यही आपको मैं हमेशा कहूंगा कि देखिए यही सब मेन है। अब आपको हमने बता दिया, इसको हल करेंगे, गुणा भाग जोड़ घटाना ये सब कुछ आपको आना ही चाहिए। और नहीं आ रहा है तो ये आपकी ही मिस्टेक है कभी ना कभी का। अब देखिए ये 1000 हो गया और उसके बाद ये 16.7 और ये 0.707। आप समझिएगा ये 0.5 और 0 लिखने का कोई मतलब नहीं है, दशमलव के बाद 0 का कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, अगर इधर 0 होता ना तो मतलब होता है, इधर ना हो तो कोई मतलब नहीं। तो अगर 0.5 में अगर 10 का हम गुणा कराएंगे ना तो वो 5 आ जाएगा। ठीक है, तो आप समझ रहे होंगे। अब देखिए अगर हम सोचें तो ये 5 हो गया, 10 का अगर इसमें गुणा कराए तो 5 एकम में 5 और 5 दूना 10, तो ये 5 जो है ना वो 1000 को 200 बार में काट देगा। समझ रहे हैं, 5 दूना 10 और 2 जीरो है, ये 2 जीरो आ गया यहाँ पे। तो अब यहाँ पे क्या मिला हमें, m इक्वल टू ये मिला 200 गुणे 16.7 और गुणे 7.707, ये हमें मिला। अब देखिए अब इतना ही है ना, केवल आपको 200 में इसका गुणा कराना है, फिर से जितना आया उसका इतने में गुणा करा देंगे तो आपका जो m का जो मान आएगा वो आ जाएगा 2361.38। ठीक है, और ये बात आप याद रखेंगे। जो परमाणु भार का मात्रा क्या होता है, ग्राम प्रति मोल होता है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। अब आप गुणा करा ही सकते हैं, गुणा करा कर डायरेक्ट आप लिख देंगे, इतना ही आपका आंसर आएगा। समझ रहे हैं ना, तो ये हुआ आपका आंसर। ठीक है, तो ये देखिए बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं है। बट देखिए हम कहते हैं ना कि जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। देखिए हमने प्रैक्टिस किया, इसी पर हमने 2 फॉर्मूले पर देखना है ना, एक ही फॉर्मूले पे 2 क्वेश्चन देख लिया, लगभग सेम टू सेम ही है, थोड़ा बहुत डिफरेंट है। कभी देखिए कभी m का मान कहेगा, कभी w का पूछ लेगा, कभी kb का, कभी इसका, एक एक करके कोई भी पूछ सकता है। अब बहुत बार अलग अलग पूछा गया है, फिर भी हमने 2 क्वेश्चन देख लिया, और भी हम देखेंगे। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके आगे और भी न्यूमेरिकल हैं, उसको हम सॉल्व करते हैं। स्क्रीनशॉट। चलिए दोस्तों अब हम देख लेते हैं अपने तीसरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। तो हमारा तीसरा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है जो है कि भारानुसार 13% ग्लिसरॉल C3H8O3 के विलयन में ग्लिसरॉल का मोल अंश की गणना कीजिए। तो देखिए मोल अंश कहे या मोल प्रभास कहे, दोनों बात एक ही है। ठीक है, इससे कंफ्यूज नहीं होना है। 2019 में और 23 में क्वेश्चन रिपीट हुआ है और इस टाइप के तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, हम आपको कराएंगे।
अब हम समझते हैं, देखिए ये क्वेश्चन सिंपल सा एक है बट ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इसके लिए थोड़ा सा आपको विशेषकर ध्यान देना होगा। अब समझिएगा आप, ठीक है। ये नहीं सोचना है कि क्वेश्चन तो छोटा है तो इसका हल भी छोटा ही होगा, ऐसा नहीं है। देखिए यहाँ पे क्या आएगा कि भारानुसार 30% ग्लिसरॉल। तो देखिए यहाँ पे 30% जो ग्लिसरॉल के विलियन में ग्लिसरॉल का मोल अंश हमें ज्ञात करना है। तो 30% जो ग्लिसरॉल है ना, तो इसका मतलब 30% का मतलब हम मानते हैं कि जो विलियन है, समझिएगा जो ये विलियन है, तो विलियन किससे मिलकर बनता है? एक होता है विलेय और एक होता है विलायक, यही ना होता है, दो ही चीज होता है। विलियन किससे मिलकर बनता है? विलेय और विलायक से। तो देखिए यहाँ पे जो ग्लिसरॉल है ना, वो क्या है? विलेय है, ग्लिसरॉल, ठीक है। और यहाँ पे विलायक कौन है? विलायक है जल, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो विलियन है, विलियन मान लेते हैं 100% है, ध्यान से आप समझेंगे। तो 100% में से मान लेते हैं विलियन 100% है, 100% विलियन है। तो विलियन में, इसका मतलब विलियन 100% है, तो विलियन में ही तो विलेय और विलायक होगा ना। तो इसमें कह रहा है कि जो ग्लिसरॉल है, ग्लिसरॉल वो 30% है, ठीक है। तो इसका मतलब जल जो होगा वो 70% होगा कि नहीं? तो इसका मतलब हम मान लेते हैं, ऐसा माना जाता है, ठीक है। जब भी ऐसा क्वेश्चन दे तो आपको यही मानना है कि जो विलियन है वो 100 ग्राम है, ठीक है। तो इसका मतलब 30% का मतलब ये 30 ग्राम ग्लिसरॉल है और 70 ग्राम क्या है? जल है, यही है ना। तो इसी को बात को आपको ध्यान से समझना है, अभी हम इस पर डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पे ग्लिसरॉल, तो हम लिखेंगे ग्लिसरॉल, तो ग्लिसरॉल का भार। अब बताइए ग्लिसरॉल का जो भार है, ठीक है, आप दर्शा सकते हैं W से। ग्लिसरॉल का भार 30% का मतलब 30 ग्राम हम लेंगे, यही ना लेंगे? बिल्कुल लेंगे। अब देखिए जब हम भार ज्ञात कर रहे हैं ना, तो ग्लिसरॉल का अणु भार भी हम ज्ञात कर लेते हैं। तो हम लिखते हैं ग्लिसरॉल मतलब सूत्र होता है C3H8O3 का अणु भार। तो अणु भार कितना हो जाएगा? तो देखिए ग्लिसरॉल का अणु भार हम अगर ज्ञात करें तो अणु भार हमने पहले ही सिखाया था, कितना होता है? इसका तो 92 होता है, बट कैसे? तो हम ज्ञात कर लेंगे। देखिए कार्बन की संख्या है 3, तो 3 हम लिखते हैं कार्बन की संख्या। कार्बन का परमाणु भार 12, तो 12 लिख दिए। हाइड्रोजन की संख्या है 8 और गुणे 1 कर देंगे, इसका होता है। और इसकी संख्या है 3 और इसका होता है 16, तो हम 3 में 16 का गुणा करा देंगे। 12 36 हो जाएगा, 12 तिया 36, 8 और 16 तिया 48। अगर हम ऐड करें तो 8 गुना 16, 16 6, 16 और 6 होता है 22 का 2 और 4 और 3 7 और 7 8 9 92 हो जाएगा, ठीक है ना? बात समझ रहे हैं? तो ये बात हमने निकाला है, तो ये 92 ग्राम प्रति मोल आता है, ठीक है। ये अब समझिएगा, देखिए ये विलियन है, तो विलेय का हमने भार निकाल लिया है, ग्लिसरॉल का भार 30 ग्राम, अणु भार हमने निकाल लिया जो है 92 ग्राम। अब देखिए कह रहा है कि ग्लिसरॉल के विलियन में ग्लिसरॉल का मोल अंश ज्ञात करना है। तो ग्लिसरॉल का हमने ज्ञात कर लिया, तो इसी प्रकार हम विलायक जो जल है इसका भी हम निकालेंगे। तो फिर से हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे आप ध्यान से समझेंगे। इसे मैं मिटा दे रहा हूं जिससे आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है ना? कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी, एक एक चीज समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे 30% का आ गया, 30% का हमने 30 ग्राम लिया है, ठीक है। तो 30 ग्राम अगर ये है, तो विलियन बनाने के लिए दो चीज चाहिए ना, एक है विलेय, एक क्या है? विलायक होगा, मतलब जल होगा। तो जल मतलब हम लिख दे रहे हैं विलायक, इसको कोष्ठ में आप जल कर लेंगे। तो विलायक का भार, अब विलायक का भार हम लेंगे 70 ग्राम ले लेंगे। अब यदि विलायक मतलब जल का ही अणु भार भी हम ज्ञात कर लेते हैं, अणु भार। तो जल का अणु भार कितना होता है? अरे जल मतलब H2O, यही ना। तो हाइड्रोजन की संख्या है 2 और गुणे 1 और बीच में प्लस ऑक्सीजन का संख्या 1 है, तो 1 गुणे 8 गुना 16 होता है ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16। और इसको अगर हम सॉल्व करें तो 2 एकम में 2 और प्लस 16 मतलब 18 ग्राम प्रति मोल हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए जल का हमने अणु भार भी ज्ञात कर लिया। देखिए यही क्वेश्चन में इतना अगर ये क्वेश्चन में दे दिया होता तो क्वेश्चन हार्ड ही नहीं था।
बट इतना न देने के कारण ही हार्ड है। और यही बात आपको समझना है। एक बार और मैं प्रयास करूंगा समझाने का। देखिए, भारानुसार 30% ग्लिसरॉल के विलयन में ग्लिसरॉल का मोल अंश ज्ञात कीजिए। 30% यहाँ पे ग्लिसरॉल दिया है, ये जल गुल का तो बात ही नहीं किया गया है। तो 30% ग्लिसरॉल के विलयन यहाँ पे कह रहे हैं ना, तो विलयन बनाने के लिए केवल ग्लिसरॉल थोड़ी ना चाहिए, ग्लिसरॉल के साथ एक और होना चाहिए ना। तो ग्लिसरॉल विलय है, ठीक है। और उसके बाद क्योंकि 30% है, अगर यहाँ पे 70% कहता ना, या मैंने 50% से ऊपर कहता, तो अब हम इसको विलय ना मानकर, ठीक है, हम विलायक मानते हैं। जैसे इसको जल को विलायक माने हैं, तो समझ रहे हैं। तो 30% ग्लिसरॉल कह रहा है, तो वही 30% को हमने 30 ग्राम मान लिया है, क्योंकि 100% ऐसे हम मानेंगे कि टोटल विलयन 100 है, तो 100 में से 30 ये है, तो 70 इसका मतलब जल होगा। तो ग्लिसरॉल का भार हमने लिखा है, उसके बाद अणु भार तो निकालेंगे ही। और ऐसे जल 70% हमने मान लिया, जब 30 ये है तो ये 70 हो जाएगा, दोनों ऐड करेंगे तो 100 हो जाएगा। और उसके बाद अणु भार हमने निकाल लिया है जल का। हमारा लक्ष्य है कि ग्लिसरॉल का मोल प्रभाज ज्ञात करना है या मोल अंश ज्ञात करना, लक्ष्य हमें पता है। तो सबसे पहले हम ज्ञात करके क्या करेंगे, ध्यान से आप समझेंगे। सबसे पहले हम इसी का जो ग्लिसरॉल है ना, तो हम लिखते हैं ग्लिसरॉल का मोल प्रभाज, सॉरी ग्लिसरॉल का मोल प्रभाज नहीं, ग्लिसरॉल का मोलों की संख्या हम ज्ञात करेंगे, मोलों की संख्या, क्योंकि बिना मोलों की संख्या ज्ञात किए हम नहीं ज्ञात कर सके। तो ग्लिसरॉल के मोलों की संख्या इक्वल टू क्या होता है, मोलों की संख्या इक्वल टू होता है भार बटे अणुभार, भार बटे अणुभार। देखिए, मोलों की संख्या कहे या मोल कहे, दोनों बात एक ही है। तो अब देखिए, भार कितना दिया है ग्लिसरॉल का, 30 है, और अणुभार 92 है, ठीक है, 92 है। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो आप ही बताइए कितना आ जाएगा। 15 बार में ये कटेगा, और ये कितने बार में, 2 चौको 8 और 2 छक्के 12, 46 बार में जाएगा। अब बताइए, अगर आप इसको, अगर इसका इसमें भाग देते हैं तो आपका कितना आ जाएगा, 15/46। इतना ही हम रहने देते हैं इसको, ठीक है जी, हम इतना ही रहने देते हैं। ग्लिसरॉल का अणुभार इतना आपका आ जाएगा। अगर आप चाहें तो 46 में 15 का भाग भी दे सकते हैं, उससे कोई कंफ्यूजन नहीं है, दशमलव में भी ले सकते हैं आप। अब समझिएगा, जैसे हमने ग्लिसरॉल का ये ज्ञात किया है, वैसे ही हम इसका भी, जैसे ग्लिसरॉल का ज्ञात किया है, वैसे हम जल का भी मोलों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे फिर से जल के मोलों की संख्या, जल का मोल। देखिए, जल का मोल कहें, मोलों की संख्या कहें, तो इसका भी भार बटे अणुभार होगा, ठीक है। अब भार कितना दिया, 70, अणुभार इसका कितना दिया, 18। तो देखिए, 18 और 70 है, तो ये 9 और ये 35, इसका मतलब ये कितना चला जाएगा, तो ये चला जाएगा 35 और बटे 9। तो इसका आ जाएगा, जल का आ जाएगा 35/9 आ गया, यही ना आया है। इसका चाहे तो इन दोनों का हम एलसीएम, जो क्या होता है, इसका हम ले सकते हैं, जैसे दशमलव में भी ले सकते हैं। अगर 9 का अगर भाग कराते हैं तो कितना आ जाएगा, ठीक है, मैं डायरेक्ट मैं देख कर ही आपको बता दे रहा हूँ। देखिए, ये सब आपका कर्तव्य है करना, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा, यदि आप भाग देते हैं, थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन है क्या, 92 तो आएगा ही, मोलों की संख्या, जस्ट अ सेकेंड, ठीक जी। 70 में अगर 18 का भाग देते हैं तो ये आपका आ जाएगा 3.88, ये आपका आ जाएगा। और याद रखेंगे, अगर 92 में अगर 30 का भाग देते हैं तो आपका आ जाएगा 0.32, ये आ जाएगा, ठीक है। आप भाग देकर देख सकते हैं, 46 में 15 का भाग देंगे तो इतना आएगा, और 9 में यदि 35 का भाग देंगे इतना आएगा। अब जो कहेगा कि भाग देना नहीं आता है, आप क्यों नहीं दे रहे हैं, अरे भैया समय बचेगा, समय बचेगा। अब लगे हम गुणा भाग यहाँ पे सिखाने, समझ रहे हैं ना। तो ये बात समझिएगा। देखिए, हमने आपको, देखिए, मोलों की संख्या हमने दोनों का ज्ञात कर लिया। क्यों हमने अणुभार, आप सोच रहे होंगे कि उस समय कि क्यों हम अणुभार ज्ञात कर रहे हैं। अरे अणुभार इसीलिए हम ज्ञात कर रहे थे क्योंकि हमें पता था दिमाग में कि ग्लिसरॉल का मोलों की संख्या हम ज्ञात करेंगे तो अणुभार की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए हमने ये दोनों ज्ञात किया था, अणुभार दोनों का, ग्लिसरॉल का भी और जल का भी।
ठीक है, तो अब मोलों की संख्या अब हम ज्ञात कर लिए, तो अब हमारा लक्ष्य है ग्लिसरॉल का मोल अंश ज्ञात करना। तो हम लिखेंगे तब ग्लिसरॉल का मोल अंश। तो ग्लिसरॉल का मोल अंश इक्वल टू क्या होता है, ये 9 ऊपर में लिख दे रहा हूं। ग्लिसरॉल का मोल अंश इक्वल टू जानते हैं क्या होता है? मोल अंश इक्वल टू होता है जिसका हम मोल अंश ज्ञात कर रहे हैं उसके मोलों की संख्या। तो ग्लिसरॉल के मोलों की संख्या यहाँ पे यही फॉर्मूला होता है, ग्लिसरॉल के मोलों की संख्या। अब बटे क्या होता है जानते हैं क्या? बटे फिर से होता है ग्लिसरॉल के मोलों की संख्या, या सिंपल में हम कहना बटे नीचे क्या होता है, विलियन के मोलों की संख्या। ठीक है, यही आपका मेन फॉर्मूला होता है। ग्लिसरॉल जिसका हम ज्ञात कर रहे हैं मोल प्रभाज, उसके मोलों की संख्या बटे विलियन के मोलों की संख्या। अब मान पुटअप करेंगे, हमारा आ जाएगा। चलिए हम मान पुटअप करते हैं। तो ग्लिसरॉल के मोल अंश, तो हम सिंपल यहाँ पे मोल अंश लिख दे रहे हैं, या मोल प्रभाज भी आप लिख सकते हैं। देखिए ग्लिसरॉल के मोलों की संख्या, ग्लिसरॉल के मोलों की संख्या कितना है, 0.32 है, ये हमने लिख दिया। उसके बाद विलियन के मोलों की संख्या, यहाँ पे विलियन के मोलों की संख्या का मतलब क्या है, हमने आपको बताया था कि विलियन के मोलों की संख्या मतलब विलेय का जो मोलों की संख्या होगा और प्लस विलायक के मोलों की संख्या। यदि विलेय और विलायक के मोलों की संख्या को हम ऐड कर दें तो हमारे पास विलियन के मोलों की संख्या आ जाएगा कि नहीं आएगा? तो विलेय कौन है, ये जो ग्लिसरॉल है यही तो विलेय है ना। तो इसके मोलों के, ग्लिसरॉल के मोलों की संख्या हमने कितना ज्ञात किया है, 0.32। तो 0.32 लिख देंगे, 0.32 प्लस। अब फिर से विलायक कौन है, विलायक जो है जल, तो जल के मोलों की संख्या हमने कितना ज्ञात किया था, 3.88, यही ना हमने ज्ञात किया था, समझ रहे हैं ना। तो इसीलिए यही विलियन के मोलों की संख्या मतलब कि विलेय और विलायक के मोलों की संख्या को ऐड कर देंगे तो विलेय के मोलों की संख्या मतलब विलियन के मोलों की संख्या हमें ज्ञात हो जाएगा। तो इसीलिए हमने जल के मोलों की संख्या हमने ज्ञात किया था, क्योंकि हमें पता था कि विलियन के मोलों की संख्या ज्ञात करने के लिए हमें इसकी भी आवश्यकता पड़ेगी, मोल अंश ज्ञात करने के लिए। समझ रहे हैं? अब इसको अगर हम हल करें, मोल अंश इक्वल टू 0.32, अगर इसको ऐड करें तो 3 पॉइंट, ये क्या हो जाएगा, 8 2 10, 0 हो जाएगा 1, 8 3 11, 1 12 का 2, 1 3 1 4, ये अगर सिंपल में 4.2 हो जाएगा। अगर आप ऐड करते हैं तो ये 4.2 हो जाएगा। अब सिंपल में आप क्या करेंगे, कुछ नहीं, आप क्या करेंगे 4.2 में इतना का भाग कर देंगे। तो यहाँ पे अगर आप भाग करते हैं, अब भाग करने तो आपको आना ही चाहिए, इतना भी रख देते हो तो ऐसा नहीं है कि आपका गलत है आंसर, 100% सही है, कोई गलत नहीं कर सकता। परंतु अगर भाग दे देते हैं तो जो आपका मोल अंश का एग्जैक्ट जो मान आएगा वो 0.076 आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। गुणा भाग तो आपको करना ही पड़ेगा, मेरा कर्तव्य है आपको समझाना कि क्वेश्चन किस प्रकार पूछा जा रहा है। अब जिन विद्यार्थियों को गुणा भागना है उनको कैसे समझा सकते हैं, और वो भी आप क्लास 12th में हैं, 10 में होते, 9 में होते, 8 में होते हैं, तो थोड़ा मैं सोचता कि समझाया भी जाए, पर 10 के बाद समझाना कोई मतलब चांस ही नहीं है, कोई कर्तव्य भी नहीं बनता है कि मैं आपको समझाऊं ये गुणा भाग। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। समझ रहे हैं ना, एक एक चीजों से संबंधित है। आप कहते हैं, आप कभी कभी ऐसा सोचते होंगे कि सर आप कैसे, क्यों ये सब कुछ ज्ञात कर रहे हैं, इसका क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग में पहले से था कि हमें किस किस की जरूरत पड़ेगी मोल अंश ज्ञात करने के लिए, इसलिए हमने एक एक को पहले ज्ञात किया और तब जाकर, देख रहे हैं ना, सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछ लिया गया था, हमने मान ज्ञात किया। तो यही है, क्वेश्चन को हल करने के लिए हमें ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है और हम सीखेंगे। नहीं आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है,
हम प्रयास करेंगे, मेहनत करेंगे और अभी कुछ समय बचा हुआ है, उसमें हम पूरी मेहनत के साथ न्यूमेरिकल पर विशेषकर ध्यान देंगे। हालांकि फिजिक्स का 2 वन शॉट वीडियो हमने न्यूमेरिकल का बनाया है, जिसमें हमने संपूर्ण किताब के जितने भी न्यूमेरिकल थे वो हमने कराया हुआ है, और भी फिजिक्स का भी वन शॉट वीडियो भी आएगा ही, ठीक है। पार्ट 1 और पार्ट 2 फिजिक्स में हमने करा दिया है, और इसका केमिस्ट्री का ये पार्ट 1 है, अभी पार्ट 2 भी आएगा, जल्द ही आएगा। आज के इस वीडियो में जितना हम कोशिश करेंगे उतना हम सॉल्व करेंगे ही, और भी न्यूमेरिकल का सीरीज हम लाएंगे और देखेंगे केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल को। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अभी और भी इस वीडियो में हम न्यूमेरिकल को देखने वाले हैं। स्क्रीनशॉट। तो चलिए दोस्तों, अब हम देख लेते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट प्रश्न को। तो अगला हमारा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, ध्यान से आप समझेंगे। यहाँ पे कह रहा है कि यूरिया का 1 विलियन भारानुसार 6% है, ठीक है। तो विलियन में यूरिया तथा जल का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। 2017 में और 23 में एक क्वेश्चन पूछा गया है। अभी हमने जस्ट इससे पहले जो तीसरा क्वेश्चन था उसी प्रकार का ये क्वेश्चन है। तो मैं कहता हूं ना कि प्रैक्टिस करने से ही आपको आता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, ठीक है, क्योंकि पता नहीं आप बात मानेंगे या नहीं, इसलिए मैं रिक्वेस्ट आपसे यही करूंगा कि देखिए आप थोड़ा सा प्रयास कीजिए। आप वीडियो को पॉज करिए और पॉज करने के पश्चात इसको देखिए, क्वेश्चन पर थोड़ा सा प्रयास कीजिए। क्या आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं? यदि आप कर पाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं कर पाते हैं तो देखिए मैं सॉल्व करा रहा हूँ, ध्यान से एक एक बात को समझेंगे, आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व कैसे होता है? सबसे पहले हमें पता चल गया, कह रहा है कि विलियन में यूरिया, देखिए कह रहा है ना कि विलियन में यूरिया और जल का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। मतलब मोल प्रभाज ज्ञात करना है किसका? यूरिया का भी मोल प्रभाज और दूसरा जल का भी मोल प्रभाज, दोनों का हमें ज्ञात करना है। हमें क्या दिया है कि यूरिया का 1 विलियन भारानुसार 6% है। तो हम देखिए हम लिखेंगे, हम जानते हैं, अभी हमने ये बातें आपको बेसिक समझाया है कि जो विलियन होता है, तो विलियन बनाने के लिए 2 ही चीज चाहिए, एक है विलेय और एक है विलायक। यही 2 चीजें हमने आपको बताया है। विलियन 2 ही चीजों से मिलकर बनता है, विलेय और विलायक। और इसमें विलेय कौन है? यूरिया। जो यूरिया है ना ये विलेय है, ये विलायक कौन है? जल है। तो यूरिया को जल में घोला गया है तभी जाकर विलियन बना है। तो यूरिया कह रहा है कि यूरिया 6% है, तो इसका मतलब जल कितना होगा? जल 94% होगा कि नहीं होगा? अगर हम प्रतिशत को दिमाग से हटा दें, ऐसे माने कि ये विलियन 100% है, तो 100% है तो इसमें 6% यूरिया है, 94% जल है। अगर हम मान ले कि विलियन जो है ये 100 ग्राम है, 100 ग्राम है, 100 ग्राम विलियन है, तो यूरिया जो 6% है ये भी 6 ग्राम हो जाएगा, और ये जो 94% है ये 94 ग्राम जल हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? तो प्रतिशत में तो दिया है, पर प्रतिशत में हमें मान थोड़ी ना ज्ञात करना है, मोल प्रभाज ज्ञात करने के लिए हमें ग्राम में लेना ही होगा। तो ऐसे क्वेश्चन दे तो हमें ग्राम में ही लेना है, ठीक है, ये बात समझ के आप समझिएगा। तो ये यूरिया क्या है? विलेय है। तो हम जानेंगे, हम लिखेंगे विलेय मतलब यूरिया। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, यूरिया का भार, तो यूरिया का भार कितना दिया है? यूरिया का भार 6% मतलब 6 ग्राम, तो हम लिख देंगे 6 ग्राम। एक क्वेश्चन में दे रहा हूं आपको कि यूरिया का, आपको बताना है कि यूरिया का अणु सूत्र क्या होता है। समझ रहे हैं? यूरिया का सूत्र क्या होता है ये आपको कमेंट सेक्शन में हमें बताना है। मैं देखना चाहता हूं कि कितने स्टूडेंट कमेंट करके हमें बताते हैं कि यूरिया का सूत्र क्या होता है, क्योंकि जिनको यूरिया का सूत्र नहीं पता वो कभी भी इस क्वेश्चन को कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए विलेय मतलब यूरिया का भार हमने ज्ञात किया, तो यूरिया का हमें अणु भार ज्ञात करना है, यूरिया का अणु भार, ठीक है, क्योंकि अणु भार की आवश्यकता पड़ेगी हमें मोल प्रभाज ज्ञात करने के लिए, ठीक है। तो देखिए अणु भार में डायरेक्ट आपको बता दे रहा हूं कितना होता है, 60 ग्राम प्रति मोल होता है। बट अणु सूत्र आपको पता होगा तभी तो अणु भार निकाल पाएंगे, इसलिए मैंने आपसे पूछा है कि अणु सूत्र यूरिया का क्या होता है ये आपको बताना है। देखिए हमने सबसे पहले विलेय का भार निकाल लिया, विलेय का अणु भार निकाल लिया।
ऐसे ही अब विलेय का तो हमने सब ज्ञात कर लिया, तो विलायक का भी ज्ञात करेंगे। विलायक क्या है? जल है। तो हम लिखेंगे कि जल मतलब H2O का भार कितना हो जाएगा। तो अगर टोटल है 100%, 100 में से 100 ग्राम है और 100 ग्राम में से 6 ग्राम ये है विलेय, तो इसका मतलब 94 ग्राम विलायक होगा। तो हम लिख देंगे 94 ग्राम विलायक। ठीक है, उसके बाद जल का अणुभार, तो जल का अणुभार कितना हो जाएगा? तो देखिए जल का अणुभार तो 18 होता है, बात आपको पता है ना, 18 ग्राम प्रति मोल। आप कहेंगे कैसे? अरे कितने बार समझा रहे हैं हम। देखिए हाइड्रोजन की संख्या है 2, इसका परमाणु भार होता है 1, 1 लिख दिया। ऑक्सीजन की संख्या है 1 और इसका ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 होता है, तो 16 हमने लिख दिया परमाणु भार। 2 एकम में 2 और 16 एकम में 16, 16 2 18, तो 18 आ गया। ठीक है, ये सिंपल सा है, बार बार करना पड़ता है क्योंकि मुझे पता है बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो छोटी छोटी बातें कितनी बार भी समझाएं जल्दी उनके दिमाग में नहीं आता है, इसलिए बताना मजबूरी भी है और एक बेसिक से है, आपको पढ़ाया जा रहा है बेसिक से, तो बताना उचित भी रहता है। ठीक है, तो मैं बताने का प्रयास भी करता हूँ, सब कुछ बताता हूँ। मैं चाहता हूँ ना कि हम एक साथ चलें, एक साथ चलेंगे तो हमारी बोर्ड एग्जाम की अच्छे से तैयारी हो जाएगी। अगर एक साथ नहीं चले ना तो बोर्ड एग्जाम शायद आपकी उतनी अच्छे से तैयारी नहीं हो पाएगी जितनी अच्छे से हो सकती थी। इसलिए हम कहते हैं कि जो न्यूमेरिकल का सीरीज है, प्लेलिस्ट चल रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी का लिंक हमने दिया है, चाहे वो फिजिक्स और केमिस्ट्री का 1 शॉर्ट वीडियो का लिंक हो या न्यूमेरिकल का लिंक हो, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लिंक हो, ठीक है, या हिंदी इंग्लिश के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लिंक हो। व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा जहाँ पर PDF आपको मिल जाएंगे, जो भी इंपॉर्टेंट होंगे वो सब हम आपको प्रोवाइड भी करेंगे। तो जरूर आप सब कुछ ये सब आप करेंगे तो आप बहुत ही अच्छे नंबर से पास होंगे। चलिए देखिए, हमने विलेय का भार निकाला, फिर से विलेय का अणुभार, उसी प्रकार विलायक का भार निकाला, विलायक का अणुभार। तो जब हमने इतना कर लिया ना, तो इतना करने के पश्चात अब हमारा इसका कोई काम नहीं रह जाता। ठीक है, तो इसको हम मिटा दे रहे हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन दे तो ऐसे पहले साइड में लिख लीजिएगा जिससे आपको समझ में आए डिटेल में। अब देखिए विलेय का जब भार अणुभार हमने ज्ञात कर लिया तो हम लिखेंगे विलेय का मोल। मोल मतलब मोलों की संख्या, तो विलेय का मोल बराबर होता है भार बटे अणु भार, यही होता है। भार कितना है? 6 है। अणुभार कितना है? 60 है। ये हमने लिख दिया। अब देखिएगा तो अगर कितना आएगा, ये 6 दहा में 60, 1/10 आ जाएगा। इसको देखें तो 0.1 आ जाएगा। तो ये 0.1 आ गया इसका विलेय का मोलों की संख्या 0.1 आ गया। उसी प्रकार ये जल का जो जल का हम निकाल लेंगे मोलों की संख्या, तो हम लिखेंगे जल का मोल मतलब मोलों की संख्या, इसका भी होगा भार बटे अणु भार। भार कितना है इसका? 94 है। अणु भार है 18। ठीक है, तो अगर हम इसको काटें तो देख सकते हैं 2 9 18 और ये कितना हो जाएगा? 2 चौको 8 और 2 7 14, 47 आ जाएगा। 47/9 और 9 5 45, तो ये 9 5 45, 2 आ जाएगा। 9 दूना 18 और 2 फिर से आ जाएगा 2, लगभग ये 5.22 ऐसे आ जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, 5.2 ही हम लेकर चलते हैं। ठीक है, क्योंकि दशमलव के बाद 2 के बाद कोई अगर 5 से अधिक होगा तब नहीं इस पर इफेक्ट पड़ेगा, नहीं तो इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा। तो देखिए हमने विलेय के मोल ज्ञात कर लिया, मोलों की संख्या। फिर से जो जल है मतलब विलायक के मोल की संख्या हमने ज्ञात कर लिया। जब हम इतना कर लेंगे ना, उसके बाद अब हम ज्ञात कर सकते हैं यूरिया मतलब विलेय का मोल प्रभाज हम पहले ज्ञात कर लेते हैं। तो हम लिखेंगे यूरिया का मोल प्रभाज। तो यूरिया का मोल प्रभाज इक्वल टू क्या होता है? हम जानते हैं यूरिया का
मोल, यूरिया का मोल या यूरिया के मोलों की संख्या हम कह सकते हैं। और उसके बाद पूरा विलियन के मोल, विलियन के मोलों की संख्या मतलब विलेय और विलायक के मोलों की संख्या नीचे रहेगा। अगर हम इसको सॉल्व करें तो मोल इक्वल टू मोल प्रभाज या मोल अंश भी कह सकते हैं। तो यूरिया के मोलों की संख्या, यूरिया मतलब विलेय मतलब क्या है, विलेय ही ना यूरिया है, तो विलेय के मोलों की संख्या 0.1 है। और उसके बाद विलियन के मोलों की संख्या, विलियन मतलब विलेय और विलायक, विलेय कौन है, फिर से यूरिया ही है, तो इसको हम लिख देंगे 0.1 और प्लस विलायक क्या है, जल है, तो जल का कितना है 5.2 है, यही ना है। अगर इसको हम फिर से ऐड करें मोल प्रभाज, और हम ऐड करें तो 0.1, ये क्या हो जाएगा 5.3। ठीक है, तो अगर आप इतना भी रख देते हैं आपको 100% फुल नंबर मिल जाएंगे। इतना आपका हो गया। ऐसे ही हम इसका भी, जल का भी मोल प्रभाज ज्ञात करें तो आप लिखेंगे जल का मोल प्रभाज। तो उसी प्रकार जैसे यूरिया का मोल प्रभाज कर रहे थे तो यूरिया का मोल हमने लिया था, उसी प्रकार जल का मोल प्रभाज ज्ञात कर रहे हैं तो जल के ही मोल हम लेंगे। तो जल के मोल की कितना है, मोलों की संख्या है 5.2, तो ये हमने लिख लिया। फिर से विलियन के मोल हम लेंगे ना, फिर से इसमें विलियन के मोल, तो विलियन मतलब विलेय और विलायक दोनों को ऐड कर लेंगे। तो इसका पहले हम लिख देते हैं इतना और फिर से 0.1। ठीक है, ये बात समझ रहे हैं ना, सिंपल सा है। अगर हम इसको ऐड करें तो 5.2 इधर क्या आ जाएगा 5.3 आ जाएगा। तो अगर हम इसको भी या तो इतना रख दें या आप सिंपल में भाग भी देंगे ना तो मुझे लगभग 0.93 ऐसे कुछ आएगा। ठीक है, तो इतना भी अगर आप ऐसे भी लिख देते हैं 100% सही है, फुल नंबर आपको मिल जाएंगे। तो देखिए हमें यूरिया के जो यूरिया का मोल प्रभाज ज्ञात करने को कहा, तो यहाँ पे हमने यूरिया के मोल प्रभाज ज्ञात कर लिया है। फिर से जल के मोल प्रभाज ज्ञात करने को कहा, तो यहाँ पे हमने ज्ञात कर लिया है। दोनों हमारा आंसर हो गया है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन जो कि हमने अच्छे तरीके से इस वीडियो में समझा है। और भी जो क्वेश्चन है उनको भी हम देखेंगे, निश्चिंत रहना है। बट हाँ, अभी तक आपको शायद भूल गए होंगे तो मैं याद दिला दूं, मैंने एक आपको होमवर्क दिया है। सबसे पहले हमने यही कहा है कि यूरिया का जो अणु सूत्र क्या होता है, कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताना है। और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे जो क्वेश्चन है उसको हम देख लेते हैं। स्क्रीनशॉट। चलिए दोस्तों, अब हम देख लेते हैं अपने अगले प्रश्न को। तो अगला हमारा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से आप समझेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। कह रहा है कि 9 ग्राम ग्लूकोज जिसका सूत्र होता है C6H12O6 को 500 ग्राम जल में घोला गया। 1.013 बार दाब पर विलयन का क्वथनांक ज्ञात कीजिए। जल के लिए Kb = 0.52 kg मोल इनवर्स। ठीक है, इतना आपको कोष्ट में दे दिया गया है और 2018 में या 22 में क्वेश्चन पूछा गया है। अब आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे हमारा लक्ष्य पता चल गया कि विलयन का क्वथनांक हमें ज्ञात करना है। अब विलयन का क्वथनांक हमें ज्ञात करना है मतलब TB का मान हमें ज्ञात करना है। कैसे हम ज्ञात करेंगे उसको हम जानते हैं। देखिए इस टाइप का अभी हमने क्वेश्चन पहला और दूसरा जो क्वेश्चन कराया था इसी टाइप का हमने कराया था। शायद अभी आप भूल भी गए होंगे, ठीक है, होता है, बट प्रैक्टिस आप करेंगे तो आपको समझ में आएगा। वैसा ही क्वेश्चन है, हम सॉल्व करते हैं। सबसे कह रहा है कि 9 ग्राम ग्लूकोज को 500 ग्राम जल में घोला गया। तो ग्लूकोज क्या हो गया, विलेय हो गया, जल क्या होगा, विलायक हो गया। तो विलेय क्या है, हम लिखेंगे विलेय का भार। विलेय कौन है, ग्लूकोज है, तो विलेय का भार को स्मॉल w से दर्शाते हैं। ये कितना है, 9 ग्राम है, 9 ग्राम। उसके बाद कहा जा रहा है, देखिए विलेय का जैसे हमने भार ज्ञात किया वैसे अणु भार भी हम ज्ञात कर लेते हैं। तो हम लिखेंगे अणु भार मतलब C6H12O6, यही ना विलेय है, विलेय का अणु भार। तो इसको हम स्मॉल m से दर्शाते हैं। तो अगर हम ज्ञात करें तो देखिए इसका कितना होता है, अगर हम ज्ञात करें तो 180 तो होता है, पर फिर भी हम बता दे रहे हैं। 6 संख्या 6 है, 12, फिर से हाइड्रोजन का 12 संख्या है, 1 होता है,
ऑक्सीजन का संख्या 6 है, इसका होता है 16। ऐड करें तो 12 छक 72, 72, 12 और 16 छक्के 96, 6 2 8 2 10 का 0, 9 10 7 17 1 18, 180 ग्राम प्रति मोल। ठीक है, तो ये स्मॉल m का मान हमने ज्ञात कर लिया है, मतलब अणु भार का मान हमने यहाँ पर ज्ञात कर लिया। ठीक है, इतना निकल गया है। बात समझ रहे हैं? तो देखिए हमने सबसे पहले विलेय का भार हमने लिखा और विलेय का अणु भार ज्ञात कर लिया। अब उसके बाद विलायक का, देखिए यहाँ पर 500 ग्राम जल में घोला गया है, इसका मतलब विलायक का भार दिया है। विलायक का भार, तो इसको हम W से, कैपिटल W से दर्शाते हैं, वो है 500 ग्राम। ठीक है, ये हमने लिख दिया। उसके बाद देखिए दाब की यहाँ पे मान दिया है, बट इसकी जरूरत हमें पड़ेगी नहीं, इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ। अब क्यों नहीं पड़ेगी? क्योंकि हमें पता है, दिमाग में हमें फॉर्मूला पता है कि कैसे हम ज्ञात करेंगे। आप चाहे तो नीचे दर्शा भी सकते हैं, बट कोई ज़रूरत नहीं है। बट यहाँ पर Kb का, मोलल उन्नयन स्थिरांक Kb का जो मान दिया है वो कितना दिया है? 0.52 kg मोल इनवर्स, ये हमें मान दिया है। तो इतनी बात अगर आप ध्यान से समझें, इतना हमें दिया है। हमें क्या पूछा गया है कि विलयन का क्वथनांक ज्ञात करना है, मतलब डेल टीबी का मान हमें ज्ञात करना है। यही तो है विलयन का क्वथनांक। ठीक है, यही हमें डेल टीबी का मान ज्ञात करना है। अब बताइए, हम ज्ञात कर सकते हैं ना, हम जानते हैं अणु भार m = 1000 इंटू KB इंटू स्मॉल w बाई डेल TB इंटू कैपिटल W। ये फॉर्मूला हम जानते हैं, हमें इसी का तो मान चाहिए ना, TB का। ये इधर गुणा भाग में है, इधर आएगा तो गुणा कराएगा। तो अगर हम TB का मान निकालें ना, डेल TB का, तो सिंपल में ये आ जाएगा नीचे, ये चला जाएगा इसके स्थान पे, ये चला जाएगा इसके स्थान पे। तो 1000 बाई KB इंटू स्मॉल w इंटू m इंटू कैपिटल W, ये हमने लिख दिया। मान पुटअप करेंगे हम सिंपल वे में। देखिए क्या हम पुटअप करते हैं, 1000 है, 1000 हमने लिख दिया। KB का मान 0.52 दिया है, तो 0.52 लिख दिया। कि स्मॉल W का मान है 9 हमने लिख दिया। स्मॉल m का मान दिया है 180, 180, ये हमने लिख दिया। कैपिटल W का मान कितना दिया है? 500, तो 500 ग्राम हमने लिख दिया। अब बताइए, यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया, तो अब TB का मान ज्ञात नहीं कर सकते हैं? आप कर ही सकते हैं। आप सिंपल सा है, 1 0 2 0 3 0 नीचे कट रहा है, 3 0 ऊपर भी कटेगा, 1 2 3, 3 से 3 कट गया। उसके बाद अब क्या बचा यहाँ पे? उसके बाद आप सिंपल में कुछ नहीं बचा हुआ है। यहाँ पे बचा है डेल TB = ये 0.52 इंटू 9, इधर 18 और 5 बचा है। ठीक है, ये बचा हुआ है। अगर हम इसको सॉल्व करें, देखिए अगर 9 में आप 5.2 का गुणा कराते हैं तो 4.69 आएगा, आइए 18 पचे 90 आ जाएगा। आप गुणा करा कर देख सकते हैं। ठीक है, अगर आप 0.52 में अगर 9 का गुणा कराते हैं तो 4.69 आ जाएगा, 18 पचे 90 होता है, ये आप जानते ही हैं। अगर आप इनका, या तो आप यहाँ पे आंसर इतना ही छोड़ दें, पर यदि आपके पास टाइम ना हो तब, अगर टाइम है तो आप इसको दशमलव में भी लिख सकते हैं, डेल TB। मैं आंसर आपको बता दे रहा हूँ, 0.052 के आ जाएगा। ठीक है, केल्विन में ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप भाग करा कर देख सकते हैं, इतना ही आपका आएगा। तो ये हुआ क्वेश्चन जिसको हमने हल कर दिया। मैं आशा करता हूं कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो इस टाइप पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चन पूछे गए हैं, बट मैंने इस टाइप के 2 क्वेश्चन सॉल्व किया है। और मोल प्रभाज या मोल अंश पे हमने 2 क्वेश्चन, इस टाइप का 3 क्वेश्चन, पहला, दूसरा और ये 5वां क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। और एक है मोल प्रभाज पर तीसरा और चौथा क्वेश्चन सॉल्व किया है। मुझे याद है मैंने अच्छे से आपको बताया है, और मैं आशा करता हूं कि आपको भी अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए मैं एक आपको होमवर्क दे रहा हूं। ठीक है,
देखिए नीचे में आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ। देखिए नीचे आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा कि 72 ग्राम जल और 92 ग्राम एथिल एल्कोहल के मिश्रण में दोनों का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। देखिए अभी इस टाइप का क्वेश्चन हमने आपको सॉल्व कराया था, तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको हल करना है, ये आपका कर्तव्य है, कर्म है। और अगर आप अपना अच्छे तरीके से कर्म को नहीं करेंगे तो आपको फल अच्छे नहीं मिलेगा, बिल्कुल कंफर्म है नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो अच्छे कर्म कीजिए, मेहनत कीजिए और आप बिल्कुल अच्छे नंबर से पास होंगे, निश्चिंत रहना है, बस मेहनत करते हुए चलना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाइए, वहाँ पे जितने भी न्यूमेरिकल का सीरीज है वो सब देखिए आप, ठीक है, जितने इंपॉर्टेंट है। और अगर कुछ भी आप तैयार नहीं किए हैं, कुछ दिन अगर टाइम है तो वन शॉट वीडियो आप केमिस्ट्री का 10 है, वन शॉट का, ठीक है, 10 चैप्टर का 10 वीडियो आप अगर देखना चाहें तो देख लीजिएगा। अगर वो सब आप तैयार कर लेते हैं तो वहीं से आपको 90 प्लस, तो आपका 90 प्लस और न्यूमेरिकल अगर आप तैयार कर लेते हैं तो 80 प्लस वहाँ से अब 20% न्यूमेरिकल की भागीदारी होती है, 100% आपका हो जाएगा। तो ऐसे ही अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जल्द ही वन शॉट का पार्ट 2 भी आएगा, आप निश्चिंत रहेंगे, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। मिलते एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।